अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो घटनाएं घट रही हैं उससे आप सभी वाकिफ हैं। इज़राइल और फिलिस्तीन के कहानी को आपके सामने आज मैं रखूँगा, बतलाऊँगा कि मामला क्या है, मुद्दा क्या है, क्या घट रहा है और किस तरीके से इंटरनेशनल प्रेशर के बीच इज़राइल अभी अपने आप को महसूस कर रहा है। सबसे पहले आपको बताते चले कि 2-3 दिनों के अंतराल में जो कुछ भी घटनाएं घटी हैं उससे आप सभी वाकिफ होंगे, लेकिन मैं अपनी नज़रिया इस पे रखता हूँ, कंटेंट एनालिसिस करके मैं अपनी रिपोर्ट आपके बीच में पेश करता हूँ। अगर आप सभी इससे सहमत रखते हों तभी आप इस वीडियो को अंत तक देखें, नहीं रखते हों कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं मुद्दे पे। मिडिल ईस्टर्न कंट्री में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है इज़राइल। हम लोग उसको इज़राइल बोलते हैं, लोग उसको इज़राइल बोलते हैं। उस देश की आबादी 1 करोड़ भी नहीं है, लगभग 1 करोड़ के आसपास है, जिस देश में 15% मुसलमान हैं। मतलब 15 से 16 लाख की आबादी में 1 करोड़ में से मुसलमान हैं। मिडिल ईस्ट में ये एक देश है। इसी देश के ठीक बगल में एक और देश है जिसको बोलते हैं फिलिस्तीन। फिलिस्तीन भी एक देश है, नाइबरिंग कंट्री है। तो अब इन दोनों देशों के बीच में युद्ध चल रहा है। गाजा पट्टी बॉर्डर आप सुन रहे होंगे। युद्ध चल रहा है का मतलब यह है कि वार डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन दोनों देश के लोग एक दूसरे के ऊपर या दोनों देश की तरफ से गोलीबारी और रॉकेट लॉन्चर वगैरह छोड़े जा रहे हैं। तो क्यों, किस लिए, ये बड़ा सवाल है। इसका हम जवाब दें इससे पहले आपको बताते चलें कि वर्ल्ड वार 2 को आप याद करिए, जब 1939 से 1945 के बीच में हुआ था, जिस दरमियान यूरोप में 2 लोगों का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। एक समुदाय का नाम था नाज़ी, दूसरे समुदाय का नाम था यहूदी। इन 2 समुदाय के बीच में क्या कुछ घमासान मचा, हिटलर ने इन दोनों समुदायों के लिए क्या किया, हिटलर किस समुदाय से ताल्लुकात रखता था, ये आप सभी को अच्छे से पता है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इस मामले की शुरुआत करने से पहले, इस मामले की कहानी पे आने से पहले, कि जो यहूदी लोग थे, इसको कोई नहीं नकार सकता है, सेकेंड वर्ल्ड वार के दरमियान उन पे बहुत जुल्म किया गया और मानवता और इंसानियत का एक ऐसा चेहरा को दिखाया गया जो बहुत ही भयानक, डरावना, क्रूर था। यकीन कर मानिए कि बंद कमरे में सैकड़ों की संख्या में लोगों को लॉक कर दिया जाए और उसमें जहरीली गैस छोड़ दिया जाए। ये इंसानियत का सबसे भयावह और क्रूर मंजर देखने को मिला। ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो कमरे में बंद थे वो यहूदी थे। यहूदियों को इस तरीके से तरपा के मारा गया। अब ये बात मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा मिला जिस पे यहूदियों ने अपने आप को, अपने समुदाय को विस्तृत रूप से वहाँ विस्तार किया और उस जमीन के टुकड़े को इज़राइल नाम दिया गया। वो जो जमीन का टुकड़ा था दरअसल वो फिलिस्तीन था। आप देखेंगे तो पिछले 150-200 सालों से वो तमाम जमीन का टुकड़ा, पूरी की पूरी फिलिस्तीन एक मुल्क था जिसका वो जमीन का टुकड़ा था और फिलिस्तीन में मुसलमान लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ उनको बसाया गया और कहा जाता है कि वहाँ पे महंगे दामों में ज़मीन को बेचा गया। यहूदियों ने ज़मीन को खरीदा और वो वहाँ पे बस गए और जब बसे तो उसी ज़मीन के टुकड़े का नाम इज़राइल रख दिया गया और उसको इज़राइल बोला गया और जितने भी यहूदी लोग थे वो सभी अब वहाँ पे रहने लगे। लेकिन जिसके साथ ऐसी अप्रिय घटनाएं घटी हों, जिसके नस्ल को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही हो, जिसके वजूद को चुनौती दिया जा रहा हो, ऐसे में सोचिए कि एक मुल्क पनप रहा था, वो मुल्क अपनी वजूद के लिए लड़ रहा था। उस मुल्क ने पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण पेश किया। मैं इज़राइल की या यूं कहें यहूदियों की तारीफ नहीं कर रहा हूँ,
कुछ फैक्ट आपको बता रहा हूँ। एक साथ 1 दर्जन से भी ज़्यादा मिडिल ईस्टर्न कंट्रियों ने इजराइल पे हमला किया 1958 के बाद। 1958, 1968, 1974 3 बड़ी बड़ी युद्धें लड़ी गई। इतने बड़े बड़े मुल्क के लोगों ने उस पर हमला किया, छोटे से मुल्क पे। देखिए कि उस मुल्क ने कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया तमाम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ को। ये दर्शाता है कि उस मुल्क के लोग कितने जुझारू और जोशीले हैं, उनके अंदर कितना जज्बा भरा है। इजराइल की मात्र आबादी 1 करोड़ है। अगर देखा जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश के बराबर भी नहीं है, लेकिन इजराइल में एक तरीके से इजराइल के पॉलिटिकल सिस्टम को कह लीजिए या इजराइल की सरकार को कहिए, उन्होंने ये कह दिया है कि 15 साल से ऊपर के जो भी युवक और युवतियाँ होंगे उनको मिलिट्री ट्रेनिंग करनी ही करनी होगी। साथ ही साथ 1958 में जो देश बनता हो, 1 करोड़ की आबादी का एक जगह टुकड़ा ज़मीन का जिसको इजराइल का नाम दिया गया, देखते देखते 60 सालों में वो देश अपने आप को इतना डेवलप कर लेता हो कि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसी का नतीजा है कि आज इजराइल में आपके तमाम बड़े बड़े जो कंपनी हैं, जैसे एप्पल हो गए, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, वॉक्सवैगन हो गए, हुंडई हो गए, ऑटोमोबाइल की कंपनी, इन सभी कंपनियों के वहाँ रीजनल ऑफिस है। क्योंकि ये तमाम कंपनियों के सीईओ का बयान है कि ये इजराइल में अपने आप को महफूज और अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। इजराइल की सिक्योरिटी सिस्टम पे इनको इतना भरोसा है कि ये तमाम कंपनियों का गढ़ वहाँ पे है। इजराइल आज विपन बना करके तमाम विश्व के बड़े बड़े मुल्कों में विपन को सप्लाई करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। अपना भारत भी कई सारा हथियार इजराइल से लेता है। इजराइल की जो रॉ एजेंसी है, जिसको मुसाद कहते हैं, इंडिया में रॉ है, अमेरिका में FBI है। कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि मुसाद से बढ़कर कोई नहीं है। उसकी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है, उनका काम करने का कैपेबिलिटी और टेंडेंसी इतना पावरफुल है, उनका सिक्स सेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसके सामने FBI, ये रॉ, ये लोग कहीं नहीं ठहरते हैं। इजराइल के बारे में इतना सब कुछ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इजराइल के लोगों ने अपने ऊपर दर्द झेला, महसूस किया। उसके बाद उन्होंने समझा कि दुनिया तभी झुक सकती है जब आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, जब आपके पास पावर हो। इसके बाद इजराइल ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बहुत खर्च किया और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही नतीजा है कि इजराइल के पास एक से एक हथियार हैं, एक से एक विपन हैं। इजराइल खुद में समृद्ध देश है, इकोनॉमिकली भी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड वाला मुल्क माना जाता है और इजराइल किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। अब जो कुछ और आपको मैं बातें बताऊंगा वो भी थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इजराइल एक ऐसा देश है जिसका मानना है कि हमारे देश के अगर एक आदमी की भी जान चली जाती है तो मैं शब्दों से किसी भी मुल्क के, किसी भी टेररिस्ट के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कड़ी आलोचना नहीं करूंगा, मैं उनसे सीधे बदला लूँगा। हमारे मुल्क के एक नागरिक की भी जान की कीमत है और वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इसीलिए आपको पता होगा कि ओलंपिक में इजरायली खिलाड़ियों को किस तरीके से मारा गया और इसका बदला लेने के लिए इजराइल ने 15 साल तक इंतजार किया और इस 15 सालों के दरमियान जितने भी लोग जुड़े हुए थे, तमाम लोगों को पकड़ करके इजराइल की मुसाद जो एजेंसी है उन्होंने अलग अलग ठिकानों पे मौत के घाटों ने उतारा और दुनिया को यह एहसास कराया कि इजराइल कितना पावरफुल है, वो अपने लोगों को नहीं छोड़ता है। तो ये तमाम चीज़ें थी। अब बात ये उठता है कि मैं ये सब कुछ इजराइल के बारे में, इजराइल की वंदना मैंने क्यों की। इसलिए क्योंकि इजराइल का एक उसूल है कि वो किसी से लड़ता नहीं है, वो किसी से उलझता नहीं है, वो ज़बरदस्ती किसी पे युद्ध किसी के साथ नहीं करता है। क्योंकि इजराइल का ऐसा मानना है, इजराइल के लोगों का, कि हम बहुत शुरू से ही हमारे ऊपर बहुत जुल्म और बहुत अत्याचार किया गया है। हम शांति, अमन और सुकून चाहते हैं, लेकिन इजराइल का ये भी मानना है कि अगर हम कमज़ोर होंगे, हम शांति, अमन और सुकून चाहेंगे तो हमें लोग जीने नहीं देंगे। इजराइल को डर इस बात का हमेशा लगा रहता है कि हमारा वजूद खतरे में है। ये सब कुछ हमने आपको इजराइल के बारे में बताया। एक बार आप अमेरिका और इराक के
युद्ध पे भी ध्यान दीजिए। जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और सद्दाम हुसैन के द्वारा युद्ध लड़ा गया था, उसमें आपको पता होगा कि अमेरिका जीत गया था। दरअसल उस युद्ध को जीतने में सबसे बड़ा योगदान किसी का रहा हो तो वो इजराइल का था, क्योंकि इजराइल ने अमेरिका का काम काफ़ी आसान कर दिया था। कैसे किया था ये मैं आपको बताता हूँ। इराक में एटम बॉम्ब बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही थी। बदले में फ्रांस उसकी मदद कर रहा था। फ्रांस को इराक ने ये कहा कि हम न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे अपने देश की तरक्की के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए, एनर्जी को स्टोर करेंगे, इसलिए हमें न्यूक्लियर पावर चाहिए। फ्रांस उसकी बातों में आकर उसे दे दिया। और इजराइल की ही खुफिया एजेंसी मुसाद ने ये सबसे पहले कहा कि इराक अपने यहाँ परमाणु परीक्षण करने को तैयार है और परमाणु परीक्षण कर रहा है। उस वक्त सद्दाम हुसैन थे वहाँ के राष्ट्रपति, जिनका जोड़ था कि मिलिट्री और वेपन्स और अस्त्र शस्त्र को इतना स्ट्रॉन्ग किया जाए कि हम मिडिल ईस्ट के सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री बनकर उभरें। जब इस बात की जानकारी मुसाद को मिलती है, इजराइल इस बात को यूएन में उठाता है, तो यूएन कहता है कि सबूत दो। सबूत कुछ होता नहीं है और इस बात को फिर दबा दिया जाता है। लेकिन डर इजराइल को ही था, क्योंकि सबसे नज़दीकी मुल्क है इराक। अगर इराक ऐसा सक्षम हो जाता है, परमाणु प्रतिष्ठित देश बन जाता है, तो इजराइल को खतरा पहुंचा सकता है। इसीलिए सभी लोगों के बात को ताक पर रखते हुए इजराइल ने सीधे सीधे टर्की, यमन, ईरान, इन 3 देशों के एटमॉस्फेयर में फ्लाइट के साथ सर्जिकल स्ट्राइक किया और इन 3 देशों के रडार से बचते हुए, उनको चकमा देते हुए इजराइल के फाइटर जेट वहां पहुंचते हैं और इराक में वो बम्बार्डमेंट करते हैं और जो एटॉमिक प्लांट था उसको तहस नहस कर देते हैं। तो तहस नहस होने के बाद इराक, जो जिसका सपना था कि वो सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर की मिडिल ईस्टर्न कंट्री बनने जा रहा है, उसका सपना चकनाचूर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देखकर यही लगता है कि इजराइल दूसरों के घर में घुसकर मारने वाला मुल्क है, कड़ी निंदा करने वाला मुल्क नहीं है। अब आते हैं फिलिस्तीन की। हमने शुरू में कहा था कि पूरा का पूरा फिलिस्तीन के अंदर ज़मीन के एक टुकड़ा में एक मुल्क को बसाया जाता है जिसका नाम इजराइल होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ। तो इजराइल के सुप्रीम कोर्ट में अमेंडमेंट पास किया जाता है कि आसपास के जितने भी ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, उसको आप क्लेम कर सकते हैं और अगर ऐसा निकलता है तो वो ज़मीन आपकी होगी। इस पर काफ़ी विवाद चलता है और विवाद को लेते हुए बात धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन खैर ये बात की बात है। अब बात करते हैं कि दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये सब कुछ चल रहा है, तो अब सोचने वाली बात है कि फिलिस्तीन के पास खुद की मिलिट्री पावर नहीं है, फिलिस्तीन के पास खुद के वेपन्स नहीं हैं, फिलिस्तीन के पास खुद के फाइटर जेट्स नहीं हैं, तो फिर उसका युद्ध इजराइल के साथ कैसे चल रहा है, ये बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये उठता है कि हमास जो है वो एक कट्टर मुसलमान की इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन संगठन उसे माना जाता है हमास को मिडिल ईस्टर्न कंट्री में। अब सवाल ये उठता है तमाम ऑडियंस से भी कि कितने लोग हैं जो हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो हमास को कट्टर इस्लामिक संगठन के रूप में मानते हैं। यहीं से फैसला हो जाता है कि कौन सही है कौन गलत है। जो लोग हमास को कट्टर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, हमास को जो लोग टेररिस्ट नहीं मानते हैं, पूछना चाहिए उनसे कि अगर ऐसा नहीं है तो एक कट्टर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन किसी मुल्क के ऊपर कैसे 1500 रॉकेट को एक साथ असेंबल करके छोड़ सकता है। दूसरी बात कि जो लोग इसको टेररिस्ट मानते हैं, जो कि इजराइल भी मानता है कि एक टेररिस्ट है, तो अब ये साबित होता है कि सबसे पहले इजराइल पे हमला हमास के
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया, फिलिस्तीन के तरफ से, क्योंकि जिस फिलिस्तीन के पास न मिलिट्री पावर है न फाइटर जेट्स हैं, तो उनका मदद करने के लिए हमास आता है। हमास फिलिस्तीन की खुफिया एजेंसी भी नहीं है, इसको भी इग्नोर कर दिया गया है। मतलब ये बात साफ हो जाता है कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहाँ पे बात ये उठता है कि वहाँ से हमास के लोग एक साथ 1500 से भी ज़्यादा रॉकेट लॉन्चर्स को छोड़ते हैं इजराइल की तरफ। जो इजराइल के एटमॉस्फेयर में को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया, जिसमें एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जिसके रडार में कोई भी रॉकेट आता है तो ऑलरेडी इजराइल के जितने भी लेज़र और इक्विपमेंट्स हैं वो सभी के सभी वेपन्स एक साथ एक्टिव हो जाते हैं और हवा में उनको मार गिराते हैं। लेकिन एक साथ अगर 1500 रॉकेट्स को छोड़ा जाए तो 2-4 रॉकेट लॉन्चर ऐसे ज़रूर होंगे जो इजराइल की ज़मीन तक आएंगे ही आएंगे। सभी को हवा में मार गिराना मुमकिन नहीं है। तो वो जो 2-3 रॉकेट लॉन्चर इजराइल की सरजमी पे पहुँचे और इस सरजमी पे आकर के कुछ लोगों को जान माल का नुकसान हुआ इजराइल में। और दूसरी बात हमने आपको बताया कि इजराइल में की लड़ाई की शुरुआत हुई थी प्रॉपर्टी को लेकर के। तो इजराइल में जो 15% मुसलमान हैं वो लोग फ़िलिस्तीनियों के साथ हैं। तो इजराइल अभी 2 संकट से जूझ रहा है। खैर ये बात की बात है। तो हमास ने जो ये काम किया इस पर इसका जवाब तो इजराइल ने दिया। अब सवाल ये उठता है कि हमास के पास ये रॉकेट लॉन्चर आए कहाँ से। तो अब अगर आप वर्ल्ड का मैप को उठाकर देखिएगा तो बीच में तो है इजराइल, जिसके ज़मीन जिसके टेरिटोरियल लैंड है, और दूसरे तरफ है समुद्र। तो वहाँ भी इजराइल की नेवी है। तो वहाँ से इतने भारी वेपन्स जा नहीं सकते हैं फिलिस्तीन के गाज़ा पट्टी पे। तो अब बात ये उठता है कि फिर वो पहुँचा तो पहुँचा कैसे। तो थोड़ा सा आप नॉर्थ की तरफ देखिए, एक पतला सा रास्ता मिलेगा वर्ल्ड मैप में जो कि मिस्र से होता हुआ यूरोप को जो होता है, और मिस्र के रास्ते तमाम वेपन्स पहुँचते हैं और हमास के लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। और जो वेपन्स आ रहे हैं वो सभी को पता है कि अमेरिका प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि अगर वो प्रोवाइड ना करे तो और चले ना तो फिर हथियार का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस धंधा सब खत्म हो जाएगा। और ये इसलिए हुआ क्योंकि जब ये आपके ओसामा बिन लादेन के वक्त, जब ओबामा जी की ही देन है कि ओबामा उस वक्त राष्ट्रपति थे और उन्होंने पाकिस्तान में जो ओसामा बिन लादेन को मार गिराया और मिस्र के साथ इनके काफ़ी गहरे रिश्ते हो गए और वहाँ से ही वेपन्स का रास्ता टेरिटोरियल लैंड मिल गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। तो उस रास्ते पहुँच रहा है। अब बात यह है कि जो 1500 रॉकेट लॉन्चर को मार तो गिराया इजराइल की सेना ने। अब मैं आपको बताया कि इससे पहले कि इजराइल ने क्या क्या किया है अपने नागरिकों के जान को बचाने के लिए। उनकी जान, इजराइल की सरकार का ये मानना है कि हमारे नागरिक की जान कितनी कीमती है हमारे लिए। तो अब सोचिए कि जिस इजराइल के एटमॉस्फेयर में एक साथ 1500 रॉकेट लॉन्चर आ जाते हैं, अगर उतनी भारी संख्या में एक साथ रॉकेट लॉन्चर अगर हिंदुस्तान के किसी शहर पे गिरे या पूरे पाकिस्तान पे गिरे तो पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाए। तो इजराइल को समझ में आ जाता है कि हमास का मंसूबा है कि पूरा का पूरा इजराइल को ही नेस्ते नाबूद कर दिया जाए। इस चीज़ को देखकर इजराइल की गवर्नमेंट हरकत में आती है। और उसके बाद बस फिर क्या था, उन्होंने एक साथ रॉकेट लॉन्चर को छोड़ा। इजराइल ने यहाँ से अपने एक साथ सारे लगभग 5 से 7 फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल कर करके और सीधे उन्होंने गाजी पट्टी जो उनका शहर है वहाँ की तरफ एयर स्ट्राइक कर दिया। और
और इस एयर स्ट्राइक के दरमियान जो हमास के जितने भी लोगों के ऑफिस थे काफ़ी खौफ वाले इलाके में शहर में, वहाँ पर बम्बार्डमेंट हुआ। सेटेलाइट से तस्वीर आया, तस्वीर में ये देखा गया कि पूरा का पूरा गाजा शहर काला धुओं की चपेट में है। और इधर जो है 1500 रॉकेट में से 2-3 रॉकेट ज़मीन पर आए, जिसमें से 5 या 6 लोग इजराइल के लोग जोखिम हुए या मारे गए। और वहाँ जब कोलाहल मचा, एक साथ बम्बार्डमेंट हुआ तो 500 से 600 लोग की जाने चली नहीं। लेकिन इस पर जो बिडेन का बयान आया, अमेरिका के राष्ट्रपति का, और देश को हक है अपना सुरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करने का। और जिस देश के ऊपर अगर 1500 से भी ज़्यादा रॉकेट लॉन्चर्स के साथ उस पर हमला किया जाता है, अटैक किया जाता है, तो जवाबी कार्रवाई करना उसका नैतिक कर्तव्य बनता है। तो ये बात कह करके पता चल चुका है कि इजराइल के साथ अमेरिका है। और भारत ने भी अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दिया है, लेकिन भारत के भी राजदूतों ने कह दिया है कि मैं किसी भी तरह से हिंसा का सख्त खंडन करता हूँ, मैं हिंसा के खिलाफ हूँ, कड़ी आलोचना करता हूँ। और हाँ, किसी भी देश के ऊपर हमला करना सही नहीं है। अब ये बात यही खत्म नहीं होती है। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए, जिस देश का वजूद खतरे में हो, जिस देश ने एक साथ 15 देशों को हरा रखा हो, जिस देश की मिलिट्री इंटेलिजेंस इस बात पे निर्भर करती है, जिस देश के पास इतना हौसला है कि आप हमारे देश के एक भी नागरिक की जान लीजिए, हम आपको विश्व के किसी भी कोने से खोज कर ढूंढ निकालेंगे और आपको मौत की घाट उतारेंगे। अंदाजा लगाइए कि उस देश का जज्बा कितना बुलंद होगा, उस देश के लोग कितने सिरफिरे होंगे। अब यहां से मेन शुरुआत होता है कहानी का कि इजराइल के प्रधानमंत्री ये बयान देते हैं कि वो इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करके ही चैन की सांस लेंगे। Israel has responded forcefully to these attacks, and we will continue to respond forcefully until the security of our people is reinstated and restored. अब जो लोग कह रहे हैं कि फिलिस्तीन के साथ पाकिस्तान है, इराक है, सऊदी अरब के लोग हैं, सऊदी अरब के खुद मोहम्मद बिन सलमान का ये बयान आया है, अब उन्हें सोचना चाहिए कि आप इतने सक्षम हैं कि आप सभी मिलकर के इजराइल का मुकाबला कर पाएं। इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना बड़ा देश है भारत, भारत भी अभी इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत के पास मैन पावर है, भारत के पास इतने मॉडर्न और हाई फाई वेपन्स और इक्विपमेंट नहीं है कि वो इजराइल का मुकाबला कर सके। अगर वो सक्षम होता तो वो इजराइल से वेपन्स नहीं परचेज करता। इवन भारत छोड़िए, आप यूरोप के बड़े बड़े कंट्री, यूके हो गए, फ्रांस, जर्मनी, इटली, वो लोग इजराइल से वेपन्स लेते हैं। अमेरिका और जापान के लिए इजराइल वेपन्स को असेंबल करता है। तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि इजराइल जो है वो कितना पावरफुल है। और सबसे अहम बात, इजराइल तो आपको उस्काएगा। इजराइल इसलिए उस्काएगा आपको क्योंकि इजराइल का ये विज़न है कि 2040 तक हमको ग्रेटर इजराइल बनाना है। आप ग्रेटर इजराइल का नक्शा देखिए, उसमें टर्की का कुछ हिस्सा, उसमें फिलिस्तीन का कुछ हिस्सा, उसमें सऊदी अरब का कुछ हिस्सा, ये सारे जो देश के टेरिटोरियल लैंड हैं, उन सभी लैंड को एक साथ उसको जोड़ करके ग्रेटर इजराइल बनाने की उनकी मंशा है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमारे साथ जुल्म किए गए हैं, हम रुकने वाले और ठहरने वाले नहीं हैं। तो ऐसे में आपको समझदारी से काम लेना चाहिए, ये कि वक्त का इंतज़ार करिए। हिंदुस्तान को ही आप देख लीजिए, 1857 में सबसे पहले क्रांति हुआ था। उस दरमियान हिंदुस्तान नहीं जीत पाए थे। बड़े से बड़े जुझारू लीडर थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, ये सभी लोग थे। लेकिन हिंदुस्तान इसलिए नहीं जीत पाया ब्रिटिश से क्योंकि हमारे यहाँ वेपन्स स्ट्रॉन्ग नहीं थे, कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं था। इजराइल के पास ये सब कुछ है अभी भी। 1947 में हम युद्ध जीते, इसलिए जीते क्योंकि हमारे पास एक नेतृत्व था। जो नेतृत्व करने वाले नेता थे गांधी जी, वो लॉन्ग टर्म के नेता थे। इसीलिए समय का इंतज़ार करना चाहिए। लॉन्ग टर्म नेतृत्व करने वाले नेता का साथ होना चाहिए, जो लंबे समय तक आपके साथ टिक सके।
ये वही गांधी जी हैं जिन्होंने उम्र भर अहिंसा का पाठ पढ़ाया, लेकिन लास्ट आते आते इन्होंने भी कह दिया था करो या मरो। तो कहने का तात्पर्य ये होता है कि फ़िलिस्तीन को इस बात को समझना चाहिए कि वक्त का तगाजा ये कहता है कि अभी आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन सिस्टम में, कम्युनिकेशन के सेक्टर में कि आप इजराइल का मुकाबला कर सको। आपके साथ साथ आपके तमाम मिडिल ईस्टर्न कंट्री भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। इजराइल को इस बात का एहसास पहले से हो गया था, इसीलिए इजराइल ने पिछले 50 सालों में अपने आप को इस तरीके से समृद्ध और सक्षम बनाया। इस विषय के ऊपर काम करके अभी आप इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। भारत से सीख लेने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारे देश में भी काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हैं, जिसके कारण हम बैकफुट पर हैं। आप देख लीजिए कि नेहरू जी से लेकर मोदी जी तक के प्रधानमंत्री हुए हैं। पीओके पे हमारा विवाद अभी भी है, सुलझ नहीं पाया है। इसीलिए नहीं सुलझ पाया है क्योंकि हम वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। ऑक्युपाई चीन का जो मुद्दा आप देख लीजिए, वो भी नहीं सुलझ पाया है क्योंकि हम अभी वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। जिस दिन वक्त हमारा होगा, वक्त हमारे साथ होगा, जिस दिन हम समृद्ध होंगे, उस दिन हम ये दोनों चीज़ ले लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि लड़ाई लंबी होनी चाहिए, वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। वक्त आपके साथ हो तब आपको मुकाबला करना चाहिए। जब आपको पता है कि आपके पास खुद की मिलिट्री पावर नहीं है, आप किसी भी स्तर पे कितनी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री हो जाएं, इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। फिर इजराइल पे हमला करके आप साबित क्या करना चाहते हैं? अगर यही करना हो तो हमें भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को चाइना पे हमला कर देना चाहिए, पाकिस्तान पे हमला कर देना चाहिए कि तुम हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो हमारा लैंड है वो वापस कर दो, और तुम हमारा जो चाइना ऑक्युपाइड टेरिटरी है, अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है लेह लद्दाख वाला, वो तुम वापस कर दो। अगर फ़िलिस्तीन ने जो किया है, अगर उसके नक्शे कदम पे चलें तो हिंदुस्तान को भी ये करना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान ने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये डिप्लोमेटिक इशू है। और इजराइल को अब इंटरनेशनल जगह पे मौका मिल गया कहने के लिए कि हमारे ऊपर पहले हमला किया गया, इसीलिए हमने जवाबी कार्रवाई किया। तो आज की इस विशेष पेशकश से बस इतना ही। हमने कोशिश किया कि अच्छे से हम आपको फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच जो रिश्ते हैं, जो शुरुआत है, और इन तमाम चीज़ों को हम आपके सामने लेकर के आएँ, और इस पर हम लोगों ने कंटेंट एनालिसिस किया। तो अब अगर हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।